Dreams IVF is a state-of-art infertility treatment facility conceptualized by Dr. Shikhar Jain with the aim of providing scientifically proven and result-oriented treatment to the childless couples and help them realize their long-cherished dream of parenthood. Dr. Shikhar Jain takes pride in providing the most ethical treatment to her patients at an affordable cost. At Dreams IVF, each couple is assessed and an individualized treatment plan is designed for them. Dreams IVF strives to adopt latest medical protocols and newest technology in order to excel in its commitment to help families grow and ultimately achieve the highest IVF success rates. Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India first doctor-oriented show, Doctor Opinion, an opinion really matter. Now today we will discuss about the IVF, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Shikhar Jain. Dr. Shikhar Jain is a best IVF specialist in North Delhi and she is a director and founder of Dream IVF Center. Welcome to our show, ma'am. Thank you so much. Ma'am, first a small introduction about yourself, ma'am. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिखा जैन है। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस एसएम मेडिकल कॉलेज आगरा से किया है एंड देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एंड देन आई हैव कंप्लीटेड माय fellowship in IVF and reproductive medicine from Sir Gangaram Hospital. I have experience of 16 years in treating infertility and doing IVF and spreading happiness. Right, ma'am. थैंक यू सो मच। मैम, आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आईवीएफ के बारे में बताएं कि आईवीएफ है क्या। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कॉमन भाषा में लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन लोगों की मदद करती है जो नेचुरल तरीके से माता पिता बनने में असक्षम रहते हैं। ये तकनीक सबसे पहले 1978 में स्टार्ट हुई थी और जिसके थ्रू वर्ल्ड में पहला बच्चा लुई ब्राउन जो है वो 1978 में जन्म लिया था। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है उसको बाहर से इंजेक्शंस की मदद से हम शरीर के बाहर पूरा करते हैं उसका कुछ हिस्सा। जैसे एक लेडी को हम इंजेक्शंस लगाते हैं हार्मोन्स के लगभग 8 से 12 दिन के लिए। जब वो एग्स उनके बन के तैयार हो जाते हैं तो हम उन एग्स को शॉर्ट एनेस्थीसिया में उनके शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको उनके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं और जो एम्ब्रियोज करते हैं उनको लगभग 5 डेज के लिए अपने इंक्यूबेटर्स में कल्चर करते हैं and then finally we select 1 or 2 good embryo and transfer to the uterus of woman. Thereafter some medicines are prescribed and then patient takes the pregnancy test. तो ये प्रोसेस लगभग 15 दिन में पूरा हो जाता है, जिसमें डॉक्टर के पास 3 से 4 बार पेशेंट को आना होता है और बाद के 15 दिन में वो घर में रह के दवाइयाँ और डॉक्टर की सलाह का पालन करते हैं और फिर उनको रिजल्ट के बारे में पता चलता है। राइट मैम, और एक महत्वपूर्ण सवाल है मैम कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए प्रिपरेशन कौन सी होनी चाहिए आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने से? जी बिल्कुल, आईवीएफ ऐसा है कि हमें एक जो पेशेंट, हम कहते तो हैं आईवीएफ के लिए पेशेंट आया है, पर बेसिकली वो लोग पेशेंट नहीं होते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल है जो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी क्योंकि हमें एनेस्थीसिया देना है, एक प्रोसीजर करना है, तो कुछ जनरल हेल्थ के टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट को कुछ सलाह दी जाती है। अगर मान लीजिए उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड कोई भी समस्या है तो उसको हम कंट्रोल में लेकर आए। उनके एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ उनको सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं और एक बेस्ट साइकिल का चुनाव करके उसमें आईवीएफ के लिए जाते हैं। पेशेंट को कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि कुछ अनहेल्दी हैबिट्स को इंडल्ज ना करें, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से रिफ्रेन करें जब वो आईवीएफ प्रोसीजर से जा रहे हैं। ओके मैम, मैम आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान आपने काफ़ी सारे आईवीएफ ट्रीटमेंट किए होंगे, इस दौरान कौन से चैलेंजेस आते हैं और उनका किस तरह से आप समाधान करती हैं? कोई ऐसे चैलेंजेस? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आईवीएफ एक 100% टेक्निक नहीं है कि हम जितने भी पेशेंट्स का आईवीएफ करते हैं ज़रूरी नहीं है सब एक ही बार में प्रेग्नेंट हो जाए। तो एक नेगेटिव पेशेंट की काउंसलिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब पेशेंट आईवीएफ प्रोसीजर में जा रहा है तो हम उसे ये पता होना चाहिए कि उसके सक्सेस के चांसेस कितने हैं। इसके अलावा जैसे एग्स बनना, बड़ी उम्र की औरतों में हमारा एग्स बनाने का भी चैलेंज होता है कि कितने एग्स बनेंगे, हमारा सक्सेस रेट ही एग्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा उनका यूट्रस कितना रिसेप्टिव रहेगा और एम्ब्रियो की चिपकने के चांसेस कितने रहेंगे।
ये सारे जो चैलेंजेस होते हैं आईवीएफ में मेनली यही है, पर काउंसलिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर पेशेंट के साथ शुरू में हर स्टेप पे बात की जाए, उनको समझाया जाए, तो इन चैलेंजेस को हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं। राइट मैम। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सपोज कि किसी को आईवीएफ की जरूरत है संतान की प्राप्ति के लिए, सो इसमें जो एज ग्रुप है, किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में आईवीएफ ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट ज्यादा होता होगा, कम होता होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा सारिन। इस पर मैं जरूर ये भी कहना चाहूंगी कि अब आईवीएफ के लिए हमारे देश में एक लॉ है, ART लॉ, सरोगेसी लॉ, जो 2022 से लागू है। तो अब जो आईवीएफ का एज लिमिट तय किया है गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग 21 to 50 इयर्स की फीमेल्स का ही हम आईवीएफ कर सकते हैं, और मेल्स के लिए अपर लिमिट इज 55। तो हमें एक तो एज लिमिट का ध्यान रखना है। और अगर हम सक्सेस रेट की बात करें एज के हिसाब से, तो ऑब्वियसली यंगर फीमेल्स में सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। अगर हम फीमेल और मेल के एज को कंपेयर करें, तो फीमेल का एज हमारे सक्सेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल्स का एज इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है एक तरह से, पर मेनली जो फीमेल का एज है वो इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम कहें मोटी भाषा में, लेस देन 30 इयर्स की फीमेल का अगर हम आईवीएफ करते हैं, तो वहाँ सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बजाय जो 35 प्लस फीमेल्स हैं उनके। यस मैम। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि आईवीएफ थोड़ा सा जाना गया है कि कहीं कहीं कॉस्टली है, काफ़ी ये होता है, तो इसमें जैसे कि फाइनेंशियली किस तरह से पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, या किस तरह से? जी, आईवीएफ का प्रोसीजर देखिए थोड़ा कॉस्टली है हमारे देश में। एक उसका मुख्य कारण ये है कि आईवीएफ का कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कवर करती हैं, पर एक जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस हमारे देश का इंसान लेता है, वो आईवीएफ का खर्चा कवर नहीं करती है। तो किसी भी पेशेंट के लिए अपफ्रंट इतना अमाउंट देना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आजकल फाइनेंस ऑप्शन की सुविधा है, जहाँ आपकी ईएमआई बन जाती है और आप 1 से 1.5 साल की ईएमआई पर उसको किश्तों पर आईवीएफ करा सकते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इट इज़ 0% इंटरेस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव कम अप विद सच प्लान्स कि पेशेंट के लिए थोड़ा सा इजी रहे फाइनेंस ऑप्शन को चुनना। बाकी कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें सेंटर्स भी पेशेंट की हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। राइट मैम। अब एक और सवाल है, जैसे कि सपोज कि आईवीएफ से कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हैं, तो इसके फॉलो अप के लिए आप क्या सलाह देती हैं, क्या प्रोसेस होता है? आईवीएफ प्रेगनेंसी वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मल प्रेगनेंसी से कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती है। थोड़ा सा पेशेंट को प्रिकॉशंस ज़्यादा लेनी रहती हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो शुरू के मान लीजिए 2 से 3 महीने का समय है, जब उन्हें डॉक्टर के कांस्टेंट सुपरविजन में रहना चाहिए, रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि बच्चे को नुकसान हो सके, जैसे दवाइयाँ मिस करना, कुछ बाहर लंबा ट्रैवल करना, कोई भारी वजन का काम करना, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बाकी अगर एक बार वो 3 महीने का पीरियड पूरा कर लेते हैं, तो वो नॉर्मल गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना प्रेगनेंसी और डिलीवरी का प्रोसेस कर सकते हैं। 3 महीने के बाद जनरली हम खतरे के जोन से बाहर आते हैं, पर प्रेग्नेंट औरत को जो नॉर्मल सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी है चाहे आईवीएफ, वो तो पूरे 9 महीने का रहता है। राइट। और एक सवाल है मैम कि सपोज हर ट्रीटमेंट में कोई ना कोई मिथ होती है, राइट? तो मैं चाहूंगा कि अगर आईवीएफ में कोई ऐसा मिथ है जिसको आप क्लियर करना चाहें, तो हमारे दर्शकों से को। एक तो एक बहुत कॉमन लोगों को डर होता है कि आईवीएफ से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, हमारे शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि आईवीएफ एक बहुत सेफ प्रोसीजर है। इसके जनरली साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और 2 ही साइड इफेक्ट्स मैं मोटा मोटा पेशेंट्स को बताती हूँ कि एक तो अगर आपके एग्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आजकल डॉक्टर्स खुद ही बहुत ज़्यादा सतर्क हैं कि वो नहीं चाहते कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एग्स बनाएं, क्योंकि हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से शरीर में थोड़े से सिम्टम्स हो सकते हैं, पर वो भी टेम्परेरी होते हैं। जैसे ही हार्मोन्स का इफेक्ट जाता है, तो वो आप वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि 1 या 2 एम्ब्रियो हम ट्रांसफर करते हैं, तो थोड़ा सा ट्विंस का चांस बढ़ जाता है आईवीएफ प्रेगनेंसीज में। लगभग 20% लोग जो हैं वो उनको ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है, पर वो नंबर भी हम पेशेंट से बात करके कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर को तवज्जो दे रहे हैं, और पेशेंट्स को भी समझाते हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी इज ऑलवेज बेनिफिशियल, मदर और बेबी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं। एक और मिथ है जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि क्या आईवीएफ में हम जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं बताना चाहूँगी कि आईवीएफ में ये पॉसिबल नहीं है, और हमारे देश के
लॉज के अकॉर्डिंग दिस इज किसी भी आल्सो pregnancy नॉट में। यस नॉट परमिसिबल। एक बहुत सारे पेशेंट सिर्फ इसीलिए आईवीएफ के लिए आते हैं कि दे वांट टू बैलेंस देयर फैमिली, Right. तो वो अलाउड नहीं है हमारे देश में। तो ये एक मैसेज मैं जरूर दर्शकों को देना चाहती हूँ कि इस चीज के लिए कृपया आईवीएफ सेंटर ना जाएं कि हम अपनी फैमिली बैलेंस करना चाहते हैं। राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने और बहुत ही साधारण तरीके से आपने आंसर्स किए हैं जो कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आपने इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।